देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कोरोना संकट से कराह रहे महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी को खतरा है? क्या महाराष्ट्र में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? इस सब की जड़ में कोरोना है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा हैं और इसी वजह से उद्धव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष उद्धव सरकार को कोरोना पर फेल बता रहा है और राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। उधर सरकार का कहना है कि सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हर साजिश ऑपोजिशन की नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना, सरकार और संकट पर आज का फुल एंड फाइनल है। महाराष्ट्र को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपका तारुफ कराएं उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है, वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में सियासी गर्मी तेज हो गई है। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नारायण राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी हमलावर है। शरद पवार ने भी मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की है और याद कीजिए, शरद पवार इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उसी के बाद लगातार ये कयास लगने लगे थे कि क्या ऐसा है जो ठीक नहीं चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। अश्विनी पांडे हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ये बताइए कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में और अब से थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या बीजेपी आधिकारिक रूप से यह मांग करने जा रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए? जी देखिए, बीजेपी के नेता हैं नारायण राणे, जो बीजेपी के ही सीट से इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे अभी कुछ देर पहले ही मैंने बातचीत की थी। उन्होंने अपनी बातचीत में साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ऐसे में एकमात्र अगर कोई उपाय है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पूरी तरह से फेल है वो वापस से सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो स्थितियां हाथ से बाहर चली गई हैं उसे रोका जा सके। हालांकि उन्होंने अपनी बात में एक बात और कही कि ये उनका व्यक्तिगत मत है, यानी कि वो बीजेपी का जो मत है हो सकता है दूसरा हो सकता है, लेकिन नारायण राणे ने इसे अपना व्यक्तिगत मत कहा। एक नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपनी बात राज्यपाल से कही है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी का सांसद, एक महाराष्ट्र का कद्दावर नेता अगर इस तरह की बात करता है तो सिर्फ बात व्यक्तिगत ही नहीं रह जाती, इसका एक राजनीतिक मायने होता है और वही राजनीतिक मायने इस वक्त महाराष्ट्र में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र में ये जो नई सियासी हलचल इस वक्त हम देख रहे हैं सियासी गलियारों में, इसका सबब क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। अतुल लोंढे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश तापसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, एनसीपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा संजय गुप्ता, जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रजनीश कपूर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दरअसल ये जो पूरी सियासी कवायद इस वक्त महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, उसकी जड़ में तो कोरोना ही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की इस डिबेट में कौन कौन से अहम सवाल फुल एंड फाइनल में उठने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। बड़ी बात आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब तक हुआ क्या है। शरद पवार ने सोमवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही लगातार हलचल जो है, सियासी हलचल जो है महाराष्ट्र में, वो बहुत तेज हो गई थी और तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इस मुलाकात का सबब क्या है। शरद पवार की मुलाकात के बाद उद्धव सरकार को लेकर अटकलें तेज हुई। हालांकि शरद पवार यह कह रहे हैं कि महज औपचारिकता थी और भगत सिंह कोश्यारी जब से राज्यपाल बने हैं तब से उनकी यह पहली मुलाकात उनसे हुई है, सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन फिर भी राजनीतिक मायने तो निकाले जा रहे हैं। पवार का बयान यह सामने आया कि राज्यपाल ने बुलाया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की गई भगत सिंह कोश्यारी के साथ। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर
मातोश्री पहुंचते हैं। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात होती है। सुप्रिया सुले भी इस मुलाकात में मौजूद होती हैं और उसके बाद एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। राज्यपाल के बाद देखिए मातोश्री में मुलाकात होती है और उसके बाद बहुत अहम बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नारायण राणे, जो कि सांसद भी हैं राज्यसभा के, वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचते हैं और यह मांग कर देते हैं कि महाराष्ट्र में हालात जो हैं वो संभाले नहीं संभल रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में। नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राणे का आरोप यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मांग कर दी कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगा देना चाहिए अगर हालात पर काबू पाना है तो। इसके बाद शिवसेना की तरफ से संजय राउत का बयान सामने आता है। महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं और एक बड़ा दिलचस्प बयान संजय राउत ने यह दिया कि इस वक्त जरूरत यह है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं महाराष्ट्र में उनको भी क्वारंटीन कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अस्थिर ना है ना आगे होगी। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको ऐसे वक्त में जब पूरा राज्य, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं देश भर के नजरिए से अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस के संक्रमण के महाराष्ट्र में हैं, और ऐसे मुश्किल वक्त में क्या सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, जैसा कि आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है, ये सही है क्या? ऐसे वक्त में राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए, राजनीति तो ऐसे समय में स्वयं जो है वो कांग्रेस कर रही है, एनसीपी कर रही है और शिवसेना कर रही है। पृथ्वीराज चौहान का खुद का स्टेटमेंट अपने कार्यकर्ता से कि सरकार में हम हिस्सेदार नहीं है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि साहब ये सरकार फेल है, कांग्रेस के ही नेता हैं। और उसके बाद जो है आज श्रीमान राहुल गांधी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब उस सरकार में हम समर्थन दे रहे हैं लेकिन सरकार के संचालन में हम शामिल नहीं है। तो साहब इसके बाद जो है अगर किसी प्रकार का कयास लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक देगी, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे जो एक सकारात्मक विपक्ष है उस तरह हमने इनसे बातें की है, इनसे सवाल पूछे हैं, इनको उन सवालों का उत्तर दे। क्या ये सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है? बिल्कुल है। मुंबई की स्थिति बिगड़ी है, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं कि मुंबई के अस्पतालों में, सायन में, केईएम में, राजावाड़ी में, शताब्दी अस्पताल में लाशें जो हैं वो अस्पताल के कोविड पेशेंट्स के साथ रखी गई हैं? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि मुंबई में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है कोरोना पेशेंट पीड़ितों को? प्रेम शुक्ला जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और उसमें से बहुत सारी खबरें TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाई भी। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त सियासी पारा गर्म होते हुए महाराष्ट्र में देख रहे हैं, नारायण राणे जो बात कह रहे हैं कि जनाब स्थिति ये हो गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में, क्या बीजेपी ऑफिशियली इसे एंडोर्स कर रही है? क्या बीजेपी का इसे आधिकारिक बयान माने हम? स्वयं आप ही के रिपोर्टर ने अभी इस स्टोरी के दौरान कहा कि श्री नारायण राणे जी ने स्वयं कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। एक सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका संवैधानिक अधिकार है। किसी राज्य में यदि अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही हो तो राज्यपाल से मिलकर वो राष्ट्रपति शासन की मांग करे। भारतीय जनता पार्टी जब मांग करेगी तो पत्रकार सम्मेलन लेगी। स्वयं नारायण राणे ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। ठीक है, अतुल लोंढे जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। अतुल जी, ये बताइए चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है ना, फिर राहुल गांधी को यह क्यों कहना पड़ता है कि सरकार चलाने में और समर्थन देने में बड़ा फर्क होता है? क्या फर्क होता है? आप कोई बाहर से तो समर्थन नहीं दे रहे हैं ना, आप तो सरकार में शामिल हैं। तो समीर भाई, एक सीधी सीधी बात है कि कोई भी अभी जैसा देश का सरकार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार कहा जाता है, जैसा पंजाब में है अमरिंदर सिंह सरकार कहा जाता है, या अलग अलग राज्यों में, वैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी जो है वो की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो सीएम है। तो हम यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर की पोजीशन में नहीं है, हम यहाँ पर तो कैबिनेट में है लेकिन की पोजीशन में शिवसेना के तरफ से उद्धव ठाकरे जी है, उसका इधर उधर से घुमा फिरा के मतलब जो है वो मतलब। तो अतुल जी, आप लोग मिलजुल कर फैसला नहीं लेते? मतलब कोई अगर बड़ा फैसला लिया जाने जा रहा है, नीतिगत फैसला लिया जा रहा है, तो उसमें क्या शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों की राय नहीं होती? ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो है वो राष्ट्रीय नेता है और वो जब भी बात करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम है उनके तरफ से वो बात करेंगे।
जहां तक महाराष्ट्र की सरकार की बात है, यहाँ महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से तीनों पक्ष बात करेंगे और उनके मुखिया जो है उद्धव ठाकरे जी है वो बात करेंगे। इससे ज्यादा उसका कुछ मतलब नहीं था। अब समीर जी, मेरे कुछ सवाल जो है ये आपके माध्यम से पूरे देश को है। क्या किसी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अस्पतालों के बारे में ये कहा कि ये काल कोठरी है? क्या किसी कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है? ये गुजरात सरकार के बारे में कहा। गुजरात में 6% मृत्यु दर है कोरोना की, महाराष्ट्र में 3.4 जो कम होते आ रही है। 3.6। ठीक है अतुल जी, मैं आता हूं गुजरात पर आता हूं, लेकिन महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र की सियासत की बात हो रही है। राहुल गांधी का जो बयान है उस पर चर्चा हो रही है, तो उनका बयान सुनाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार को सलाह देते हैं, सलाह को मानना सरकार का काम है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, बड़े फैसले में हमारा जो अधिकार है बड़े फैसले लेने का वो नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी, इस पर होगी बात, लेकिन उससे पहले उनका बयान सुनिए। हम सुझाव देते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है, हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और फिर वो हम सामने लाके आपके सामने रखते हैं। हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, उनका डिसीजन है। और जरूर उन्होंने हमारे 2-3 सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया, तो वो अच्छी बात है। तो अतुल लोंढे साहब, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की आज बातों से कि राहुल गांधी कुछ और करना चाहते थे। महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति थी उनका नजरिया कुछ और था कि किस तरीके से संभालना चाहिए सरकार को, वो हो नहीं रहा है और इसलिए राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं। क्या ऐसा ही है क्या? समीर जी, आपके यहाँ अमित मालवीय जी आके बैठे हैं क्या न्यूज काटने के लिए? राहुल गांधी जी ने ये बात मोदी सरकार के बारे में कही है, भाजपा के बारे में कही है। राहुल गांधी जी ने भाजपा को 3 सलाह दिए थे कि लॉकडाउन फरवरी में हो जाना चाहिए था, सुनामी, आर्थिक सुनामी आने वाली है, और जोन जो है, जोन के अधिकार केंद्र, राज्य और डीएम, इनको डिसेंट्रलाइज करने चाहिए, ये सलाह उनके लिए थी। जब महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वी आर नॉट इन अ की पोजीशन। आपने जो क्लिप दिखाई उसका और महाराष्ट्र, अरे भाई अतुल जी, हम सरकार का हिस्सा जरूर हैं लेकिन हम फैसला लेने वाले नहीं हैं, ये कहने का क्या मतलब है? आप पूरी क्लिप सुनिए। ये मोदी जी को जो दी थी सलाह उसके बारे में थी, केंद्र सरकार को जो सलाह दी थी। महाराष्ट्र के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन अ की पोजीशन सिंस राहुल गांधी जी इज अ नेशनल लीडर, सो ही ओनली स्पीक्स फॉर द स्टेट वेयर आवर सीएम इज देयर। हमारे सीएम जहां है उनके बारे में वो बात करेंगे। यहाँ पर साझी, चलिए ठीक है, महेश तापसे हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, आपके सहयोगी दल से भी थोड़ी बात हो जाए। कांग्रेस पार्टी की सहयोगी एनसीपी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महेश तापसे, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, क्या एनसीपी भी वही सोचती है उद्धव ठाकरे के बारे में जो राहुल गांधी सोचते हैं? देखिए, आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है वो कोरोना का संकट है। महाराष्ट्र की सरकार 3 पक्षों की सरकार है और कुछ छोटे निर्दलीय लोग भी हमारे साथ हैं और बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में हमारी सरकार व्यस्त है। हम किसी भी प्रकार की राजनीति इस समय में, जो कोरोना का समय, इसमें नहीं चाहते। अब भाजपा पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनको कई राजनीतिक दलों में रहने का अनुभव भी है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लाना चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल लाना और बिल्डिंग में वॉचमैन चेंज करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश के संविधान में धारा 356 में जरूर केंद्र शासन को अधिकार दिया है कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सके, लेकिन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अगर आप जो मसला था अगर उसको देखेंगे तो कौन से ग्राउंड पे आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं, इसका बहुत ही क्लियर स्पष्टीकरण हमारे संविधान में दिया हुआ है और जो भी जितने भी सारे केसेस हुए उसके अंदर सारा दिया हुआ है। आप अगर किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी है तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन पे नहीं हो सकता। ये शायद बड़े नेताओं को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो भी बात थी आज लोगों का काफी मनोरंजन हो गया। मैं यही कहूंगा, महाराष्ट्र में किसी भी मनोरंजन किसने कर दिया?
किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं। और प्रेम शुक्ला साहब, आप जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, हम राह देखेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगे, आपने जो भी बयान दिया अभी तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। महेश तापसे जी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। हालांकि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है वो मराठी में बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने बातें रखी हैं। वो हिंदी में अभी नहीं बोल रहे हैं इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन विजुअल्स आप देख सकते हैं। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी तब जबकि नारायण राणे बीजेपी के सांसद वो ये मांग कर चुके हैं राज्यपाल से मिलकर कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति शासन लगवाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रकार की सूचना या सलाह माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दी है या नहीं, पहले इसकी जानकारी मिले। और उसके बाद जो प्रावधान हमारी भारतीय संविधान में, उसके प्रति आपको स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा और उसके नोटिस के रिप्लाई के बाद ये सारी चीजें हो सकती है। जो जुडिशियल रिव्यू को ओपन है, तो राष्ट्रपति राजवट लगाना या प्रेसिडेंट्स रूल लगाना कोई बहुत ही मामूली बात नहीं है। ये अगर आप समझ लीजिए, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन संविधान की धारा को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कपूर, आप हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी का थोड़ी देर पहले यह बयान आना कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जब 500 मरीज थे तब हमने लॉकडाउन की शुरुआत करवाई, सबको घरों में कैद कर दिया, लेकिन आज जब 1,45,000 से ऊपर पहुंच गए हैं मरीज, तब हम लॉकडाउन में रियायत दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं, घबराहट हो रही है, ये उन्होंने आज कहा है। और उन्होंने कहा है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है बताना चाहिए सरकार को। क्या आपको लगता है इस बात में दम है? और ऐसा करना, लॉकडाउन में छूट देना ऐसे वक्त में जबकि संक्रमण बढ़ रहे हो, खतरनाक हो सकता है? देखिए, आई थिंक लॉकडाउन का बात करें तो लॉकडाउन जो लगाया गया उसने अपने रिजल्ट्स और आउटकम्स दिए हैं, वो सक्सेसफुल हुआ है। बिकॉज आप अगर कंपेयर करें, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास एडिक्वेट मास्क, पीपीई किट्स, ये कुछ भी नहीं था, फ्रीली अवेलेबल बिल्कुल नहीं था। अब जब लॉकडाउन का मतलब क्या था, हम कोरोना को इन्फेक्टिविटी को डिले कर रहे थे। कोरोना उसका कोई क्योर नहीं था, वो कोई एरेडिकेशन नहीं था उसका। बट इन द मीन टाइम वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर ऑल आवर रिसोर्सेज टू कंसोलिडेट आवर रिसोर्सेज, जिसमें मास्क, पीपीई किट्स, अपने हॉस्पिटल्स को तैयार करना। आज कोविड स्पेशल हॉस्पिटल्स रेडी हैं हमारे पास। तो अब हमें ये पता था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब इसकी संख्या, इन्फेक्टिव केसेस की संख्या बढ़ने वाली है। So now we are absolutely ready. So to say that lockdown was unsuccessful, I think that's not fair. But yes, we have to be ready for cases for this surge, which is expected in near future or next 1 or 2 months more. So surge तो होगा, but then we also have to see the balancing act. Where is the balancing act? क्या लॉकडाउन में हम 1 साल तक चल सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिकली और सब चीज बिगड़ जाएगा उसमें। सो वो बैलेंसिंग एक्ट के जरिए अभी लॉकडाउन को खोलना भी जरूरी है और उसको एक बैलेंस्ड वे में खोलना जरूरी है, रेगुलेटेड वे में खोलना जरूरी है। एंड आई थिंक वी आर फॉलोइंग दोस स्टेप्स। यानी डॉक्टर कपूर, आपके हिसाब से जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो वो बिल्कुल सही कदम था। अब धीरे धीरे करके जो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है तो ये भी करना जरूरी है, सही हो रहा है? एब्सोल्युटली, आई कॉन्कर विद दिस। और मैं इस चीज को सही मान रहा हूं कि ये सब चीज एक ठीक प्रयोजन, एक ठीक प्लानिंग के उस पे किया गया है। और अब जो चीज, अब अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो वो भी एंटिसिपेटेड है, ऐसा नहीं है वो एंटिसिपेटेड नहीं है। बट यस, जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं वो ये है, जो रेगुलेशंस हमें बहुत स्ट्रिक्टली उसको कंप्लाई कराना चाहिए सोसाइटी में, वो समहाउ अभी भी वो चीज मिसिंग है। अवेयरनेस बहुत क्रिएट किया जा रहा है, बट एक डिसिप्लिन जो सोसाइटी में नहीं क्रिएट किया गया, जो maybe if it is not created by words, it has to be created by actions. तो गवर्नमेंट को ये चाहिए भी उसको थोड़ा पेनलाइज करके या एक्शंस को अपने स्ट्रॉन्ग करे इस चीज को आगे कंप्लायंस लाने के लिए। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला साहब, डॉक्टर रजनीश कपूर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं अपने आप में बहुत अहम, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लॉकडाउन कामयाब रहा है। जो मंशा थी और जिस नीयत के साथ लॉकडाउन का
ये कहा गया था कि लॉकडाउन किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाहियां हो रही हैं उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस ओर भी वो इशारा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर लापरवाही, देखिए लॉकडाउन हो इसलिए किया गया था कि संसर्ग को रोका जा सके और हमको बीमारी से लड़ने के जो संसाधन है उन संसाधनों को हम जो है सुनियोजित कर सके, ये उसका मूल उद्देश्य था। अब जब लॉकडाउन फेजेस में खोला जा रहा है, यानी उसको ढील दी जा रही है अलग अलग से, तो जो अनुशासन तोड़ेंगे, जैसे एक आपको उदाहरण के तो जैसे महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर निकले हैं, हर दूसरा प्रवासी मजदूर पूरे देश का वो महाराष्ट्र से गया है। अब प्रवासी मजदूर अगर टैंकर में घुसकर जाएगा, ट्रेलर में बैठ के जाएगा, सीमेंट का जो मिक्सर होता है उसमें बैठ के जाएगा, ट्रकों में 3-3 हजार रुपए देके लद के जाएगा, 8,000 जो है रिक्शे लॉकडाउन फेज 1 के दौरान मुंबई से निकले और जो है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए, तो साहब इसका क्या परिणाम होगा? लेकिन ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में ही थोड़ी हुआ प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सबसे अधिक ऐसा तो हर जगह हुआ ना। यही बात हो रही है कि क्या ऐसी नीति नहीं बननी चाहिए थी कि भाई प्रवासी मजदूर जहां हैं, जिस राज्य में नौकरी कर रहे हैं वही राज्य उनका ख्याल रखे, तो नहीं होता है। समीर सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो कहा कि लोग वहीं रह जाएं जहां हैं और उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था हो। केंद्र ने जो राशन रिलीज किया उसने कहा कि ये राशन जो है वो सारे लोगों को प्राप्त हो। अब महाराष्ट्र मुंबई शहर की मैं बात करूं जहां से सबसे अधिक प्रवासी मजदूर गया है, वहां पर एक एनजीओ ने इसका सर्वेक्षण किया तो पाया कि 96% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं दिया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन दीजिए। अब यही प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उनको 1,000 रुपए का सामान की किट दी जा रही है और तत्काल राशन कार्ड दिया जा रहा है। यही चीज जो है राशन की व्यवस्था ठीक से कर देते, लोगों को रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर ठीक हो जाते, शेल्टर होम ठीक हो जाते, तो मुझे लगता है प्रवासी ज्यादा नहीं भागते। तो सब जगह से गए हैं लोग, ऐसा नहीं करो किसी राज्य से नहीं निकले, लेकिन सर्वाधिक जहां से निकले हैं उस पर तो इंगित करना पड़ेगा ना। जो सबसे अधिक पुअर जिसका परफॉर्मेंस होगा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए क्या? ठीक है। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन आमतौर पर टीवी डिबेट्स में शिवसेना का पक्ष रखते हैं। संजय जी, ये बताइए कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मुंबई से जो प्रवासी मजदूर आए हैं उत्तर प्रदेश, उसमें से 75% कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र से आए हुए प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है और ऑपोजिशन ये कहते हुए हमला बोल रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, तमाम तरह की लापरवाहियों का जिक्र करते हुए। क्या दलील है सरकार की, क्यों इतनी लापरवाहियां हो रही मुंबई जैसे शहर में भी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार बीजेपी महाराष्ट्र इकाई पर, महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी पर सवाल उठाती है, बम्बई पे सवाल उठाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को जाने प्रेम शुक्ला जी कि बीएमसी में आज भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है और सबसे ज्यादा केस अगर वही है तो शिवसेना और बीजेपी दोनों की सरकार वहां पर है। ये बार बार मुंबई पे ऊपर सवाल उठाते हैं, तो इस बात की जानकारी प्रेम शुक्ला जी को होनी चाहिए। दूसरी बात, नहीं कैसे नहीं है, बीएमसी के अंदर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, नहीं है कोई, कैसे नहीं है बीएमसी में? प्रेम शुक्ला जी ठीक कर लीजिए, आप अपने आप को, अपना आंकड़ा सही देख लीजिए। कोई बीएमसी में मैं चेक करके बता रहा हूँ, अपनी जानकारी सुधार ले। चलिए, ऐसा है कि वैसे महाराष्ट्र भी इसी देश में आता है या नहीं आता है, थोड़ा यही बता दीजिए। आप तो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की इकाई महाराष्ट्र की जो बीजेपी इकाई है, देवेंद्र फडणवीस जी तो हमेशा ऐसे करते रहते हैं जैसे उनकी मुख्यमंत्री की सीट चलेगी तो पता नहीं उनका क्या लुट गया। आज के टाइम में भी वो राजनीति कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता कि इस टाइम संजय गुप्ता जी, कोई खतरा तो नहीं है ना सरकार को? आपके हिसाब से कोई खतरा तो नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को इस वक्त क्वारंटीन कर देना चाहिए महाराष्ट्र में, कोई खतरा तो नहीं है आपको? क्वारंटीन तो किस तरह से कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र इकाई की बीजेपी हर वक्त सिर्फ ये देखती रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से सवाल उठाया जाए, किस तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, किस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाया जाए, सिर्फ एक यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। हाँ, तो ऑपोजिशन का और काम क्या है? ऑपोजिशन का और काम क्या है? सरकार जो काम कर रही है उसमें नुक्स निकालना ही तो ऑपोजिशन का काम है। कुछ गलती हो रही है तो बताना काम है। ये तो हर जगह होना चाहिए। बेहतर आइडिया भी देना चाहिए, अगर उनके पास कोई बेहतर आइडिया जिस तरह से सरकार काम कर रही है तो बेहतर आइडिया भी दे कि ये कमी है तो इसमें इस तरह से इसको पूरा किया जाए, सिर्फ आरोप ही थोड़ी लगाया जाए। बेहतर आइडिया भी दे। संजय जी मुझे एक बात बताइए, एक तो महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं,
तमाम तरह की लापरवाहियों की खबरें आ रही हैं। जिस बात का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे, हमने वो खबरें दिखाई हैं। आप केईएम अस्पताल की बात कर लीजिए, राजावाड़ी अस्पताल की बात कर लीजिए, तमाम मुंबई के अंदर जो अस्पताल मौजूद हैं वहां पर हमने देखा कि डेड बॉडीज पैकेट में पैक करके साथ में रखी हुई हैं और बगल के बेड पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। ऐसी तस्वीर देश में कहीं सामने नहीं आई। क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में ऐसा? एक बार ऐसा जरूर ऐसा हुआ था। एक बार नहीं हुआ सर, जब एक बार नहीं हुआ, देखिए कई बार हुआ। जब कोरोना पेशेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाए और एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी, एक हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को रखने की कैपेसिटी 250 और वहां पर 500 मरीज हो, और अगर बाय चांस डेथ परसेंटेज अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 10 बॉडीज को रखने की है और 20 वहां पर डेथ हो जाती है, तो इस तरह का एक असमंजस सा आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए हो सकता है। लेकिन उसी चीज को टारगेट बना करके सारी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, उसी के पीछे बीएमसी के कमिश्नर को भी बदला गया था कि ठीक नहीं है, कार्रवाई भी की जाती है। तो अगर कोई कमी पेशी होती है तो सरकार उसको ठीक करती है, दुरुस्त करती है। तो इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी अगर कोई कमी पेशी लगती है तो उसको दुरुस्त करती है। तो इस टाइम यही देखना चाहिए हर सरकार को कि अगर किसी भी के भी काम में कोई कमी पेशी है तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या सरकार गिरने वाली है, ये इस समय कोई इस तरह की बातें करने की कोई बात है? बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ऑपोजिशन की, ये बात आप कह रहे हैं, ये बात समझ में भी आती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हमने आपको जिस तरह से दिखाया, लगातार हम दिखा भी रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फडणवीस ने क्या अहम बातें कही हैं। केंद्र ने महाराष्ट्र में 16 लाख मास्क दिए, उद्धव सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। केंद्र ने प्रवासियों के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया, लेकिन उसमें भी नुक्स निकाला गया उद्धव सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए काम किया, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। केंद्र ने महाराष्ट्र में 16 लाख तो केंद्र सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र में जिन योजनाओं की शुरुआत की गई, जो मदद दी गई, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि उद्धव सरकार अपनी नाकामी छिपाती हुई नजर आ रही है। अतुल लोंढे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, क्या है जो छिपाया जा रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? नहीं, ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो जैसा संजय जी ने कहा कि नीचे सीट की गर्मी नहीं है इसलिए तकलीफ है उनको, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ये 58 दिन में क्या किया। हमको जब सरकार मिली तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था महाराष्ट्र की क्या थी? केवल एक आइसोलेशन हॉस्पिटल था समीर जी, एक टेस्टिंग लैब था और 350 बेड थे, एक आइसोलेशन। उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र ने स्वाइन फ्लू और डेंगू को बार बार देखा, मुंबई और पुणे ने। अच्छा, अब ये 58 दिन में क्या हुआ? 1484 कोविड सेंटर्स निर्माण किए गए, 2,48,600 बेड्स हॉस्पिटल में निर्माण किए गए, 563 डेडिकेटेड कोविड सेंटर निर्माण किए गए, 2,44,000 आइसोलेशन सेंटर्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन किए गए, 2,800 वेंटिलेटर्स किए गए, 66 टेस्टिंग लैब, एक लैब से 66, 2,24,000 पीपीई किट्स बनाई गई, 4,20,000 N95 मास्क, 8,000 बेड्स कोविड मुंबई में और 290 कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए। अब सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने, जो राजेश जी टोपे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने खत लिखकर 4,000 वेंटिलेटर्स और 3,30,000 पीपीई किट्स मांगी थी, केवल 27,000 पीपीई किट्स दी और एक भी वेंटिलेटर केंद्र ने दिया नहीं। केंद्र के पास सन्माननीय अजित दादा पवार जो कि वित्त मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने 10,000 प्रति माह, ऐसा 10 महीने के लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ मांगा था, ना तो उसका जवाब आया है, दूसरे खत का भी जवाब नहीं आया। शरद पवार साहब जो कि सम्मानित नेता है, ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके रखा था, 1,40,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू लॉस होने वाला है महाराष्ट्र में और 1 लाख करोड़ का पैकेज जल्दी से दे देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। ये बात सरासर गलत है कि इतने मास्क दिया, जब आपने चावल दिया, दाल नहीं दी, और चावल आपने डिक्लेयर किया था कि हम अप्रैल के लाभ। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले महेश तापसे जी, क्या आप एंडोर्स करेंगे इन बयानों को? क्या वाकई सौतेला व्यवहार हो रहा है महाराष्ट्र सरकार से, ये मानेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार की प्रतिमा को मलिन करने का प्रयत्न बार बार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वो चाहते थे उनकी सरकार बनाए, किसी कारणवश वो नहीं बना पाए और इसका दुख उनको इस कदर दस रहा है कि हमेशा किसी ने दिन रात चैन नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी को। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी को चैन, अभी भी वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके ऊपर वो सिर्फ केंद्र की प्रतिमा को मलिन करने का काम महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं वो नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से, इस जिम्मेदारी से अपने आप को क्यों अलग कर रहे हैं, ये भी तो बताइए।
देखिए, राहुल गांधी जी देश के एक बड़े नेता हैं, देश के बड़ी पार्टी के नेता हैं, उसके पक्ष के बारे में उनके प्रतिनिधि बताएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो इस समय बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं, वो तो बताएंगे ही। आप भी तो बताइए ना महेश तापसे जी, आप भी तो बताइए, क्योंकि जो लॉकडाउन, हिंदुस्तान में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया, इस बयान को आपकी पार्टी भी एंडोर्स नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। नहीं कर रही है। अब उनके पक्ष के जब बड़े नेता के प्रवक्ता बैठे हैं तो वो बात करेंगे ना। मैं अपने पक्ष की राय रखूंगा। अतुल लोंढे जी कांग्रेस पार्टी से अपने पक्ष की राय रखेंगे। आपको नहीं लगता ना कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हुआ है? कांग्रेस पार्टी को लगता है। देखिए, लॉकडाउन, अब क्या पैरामीटर से आप लॉकडाउन को फेल मानते हैं या क्या पैरामीटर से लॉकडाउन को सक्सेसफुल मानते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अभी केंद्र के एक सचिव का बयान जारी हुआ जिसमें कहा कि 60,000 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड केसेस। भाई साहब, उसमें से 15 से 16,000 तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का परसेंटेज कितना हुआ रिकवरी का? तो अतुल जो भी बता रहे थे कि जो हमारे पास कोविड की शुरुआती में किसी प्रकार का आइसोलेशन नहीं था और आप इतने लोगों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था पिछले 60 दिनों में हमारी सरकार कर पाई, उसका एक नमूना अभी केंद्र के जो सचिव है उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें से आपको साफ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बताते हैं कि अभी देवेंद्र फडणवीस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें फडणवीस की तरफ से क्या अहम बातें की गई हैं, क्योंकि आज की देवेंद्र फडणवीस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर सबकी नजरें इस बात की वजह से लगी हुई थी क्योंकि नारायण राणे ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। देखिए, उद्धव सरकार नाकामी को छिपा रही है, ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नाकामी को छुपाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से डील किया है उद्धव सरकार ने, वो बहुत नाकामयाब रहे हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए काम किया, केंद्र सरकार ने तमाम योजनाओं का ऐलान किया, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। उद्धव सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को ठीक तरीके से डील नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। नाकामी को छिपाने का आरोप भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र ने प्रवासियों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन उसमें भी नुक्स निकालते हुए नजर आए उद्धव सरकार। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया, अघाड़ी सरकार केंद्र को बदनाम कर रही है। यह देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उसमें भी नुक्स निकाले गए। तो ये अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने इन तमाम आरोपों का जिक्र किया है। प्रेम शुक्ला जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि अघाड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है? इसके पीछे क्या दलील है आपकी? देखिए, अभी इन्होंने एक ही उदाहरण आपको काफी हो जाएगा। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको जितनी गाड़ियां मांगते हैं रेलगाड़ी हमको नहीं मिलती। पीयूष गोयल जी ने कहा साहब 125 गाड़ियां भेज देते हैं। 46 गाड़ियों की बड़ी मुश्किल से लिस्ट दे पाए वो, उसमें से भी 5 अम्फन इलाकों की थी जहां अम्फन पीड़ित इलाके हैं। 41 गाड़ियों की लिस्ट दे पाए। सबसे अधिक अगर ट्रेन कहीं पर कैंसिल हुई है 65 ट्रेन, क्योंकि प्रवासियों की सूची तैयार करने में ही सफलता नहीं मिली। ट्रेन शुरू हुई में 10 मई 2020 को एक ट्रेन गोंडा के निकली, आधी ट्रेन खाली की क्योंकि प्रवासी आया ही नहीं। भाई रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट का एक नोडल ऑफिसर और रेलवे का एक नोडल ऑफिसर आपस में समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था बनी है। और उसमें पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्टता से बताया, विशेष करके पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण दिया कि बांद्रा में बंगाल के मजदूर बड़े पैमाने पे जमा हुए। अब उस संदर्भ में जो है बंगाल किसी को परमिशन नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से लोगों से समन्वय करती है। शरद पवार जी से पीयूष गोयल जी ने बात की, शरद पवार जी ने ममता बनर्जी से बात की और उसका मार्ग खुला। तो हम तो सबको विश्वास में लेके चल रहे हैं। आज दिन तक उद्धव ठाकरे जी ने कभी रेल मंत्रालय से बात नहीं की है और आरोप लगा दिया साहब की 80 ट्रेन हम मांग रहे नहीं मिल रही। उन्होंने जैसे ही चैलेंज कर दिया, सामने से उनका जो है झूठ सबके सामने आ गया। तो ऐसे में जो है आप आरोप लगाकर भागते हैं, आरोप में दम है कि नहीं, आपके पास सूची आपकी तैयार है कि नहीं? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, राजनीति हर तरफ हावी होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि मुंबई से जो प्रवासी मजदूर आए उसमें से 75%, दिल्ली से जो आए उसमें से 50%, बाकी राज्यों से जो आए उसमें से 25-30% कोरोना पॉजिटिव निकले। ये कैसे मुमकिन है, बताइए ना मुझे। 25 लाख प्रवासी मजदूर जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, उस हिसाब से तो आंकड़ा 10 लाख को पार कर जाएगा।
नहीं समीर जी, उन्होंने मेरे हिसाब से ये कहा कि जो मजदूर जो कोरोना पॉजिटिव है उसमें से अधिकांश जो है, जो उत्तर प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें से अधिकांश जो महाराष्ट्र से मजदूर आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। ये उनका कहने का मंतव्य था, जहां तक मेरी बात समझ में तो प्रेम शुक्ला जी, ये सियासत की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र में भी गैर बीजेपी सरकार, इसलिए आप उन्हीं स्टेट्स की खामियां ढूंढ कर निकाल रहे हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि सबसे कम पेशेंट जो है महाराष्ट्र में है? आपका कहना कोरोना के सबसे कम पेशेंट महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा फिगर तो हम लोग बता रहे हैं। तो सबसे ज्यादा है तो कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? सबसे अधिक अव्यवस्था, सबसे अधिक प्रवासी से गए महाराष्ट्र से, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप ही समीर जी बता दीजिए, आप तो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप बता दीजिए अस्पतालों में 100 जो है मरीजों के साथ महाराष्ट्र के अतिरिक्त कहाँ है? तो जो कमियां महाराष्ट्र की होंगी वो ये तो नहीं बताया जाएगा ना ये पंजाब की कमी है। नहीं, बिल्कुल कमियां बताना ऑपोजिशन का काम है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह देना कि भाई महाराष्ट्र सरकार को रहना ही नहीं चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जब ये सब होता है तो लगता है कि इसके पीछे सियासत भी है कहीं ना कहीं। अब नारायण राणे जी ने अगर मांग कर ली तो उनका, अरे भाई नारायण राणे कोई कांग्रेस एनसीपी के थोड़ी है, आप ही के तो हैं। अरे भाई संजय निरुपम तो कह रहे सरकार में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस के हैं। पृथ्वीराज चौहान कह रहे ये सरकार हमारी नहीं है, कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी सरकार में शामिल होने के बाद भी जिम्मा लेने को तैयार नहीं हो, कांग्रेस के हैं। तो इनकी बातें भी तो सुनिए, आप जो सरकार में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, अतुल जी वो भी तो सुना जाए। अतुल जी बोलिए, जवाब दीजिए। और बहुत सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की मानते हैं या नहीं मानते हैं? ऐसा है, हमारे बीच में जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया है। राहुल जी जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सीधी सरकार है, वही बात करेंगे, वो राष्ट्रीय नेता है। और जहां हम गठबंधन में है वहां फिर मैं आपसे वही कहूंगा कि आप गठबंधन में हैं तो सरकार में शामिल है ना, सरकार को बाहर से समर्थन तो नहीं दे रहे ना आप? थोड़ा ये आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं, बताइए मुझे। नहीं, साझी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर थोड़ा साफ है। हमारे प्रांत अध्यक्ष है, वो वहां पर महसूल मंत्री भी है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो अजीत पवार और उद्धव ठाकरे जी जो है ये साझा निर्णय लेते हैं। थोड़ा साहब ने आपके ही टीवी पे बताया है कि हमारी हर वीक जो लगा नहीं राहुल गांधी की बातों से ऐसा, और सारा कुछ राहुल गांधी की बात से नहीं ऐसा लगा कि साझा निर्णय हो रहा है। वो कह रहे हैं निर्णय में हमारा दखल नहीं है, हम तो समर्थन दे रहे हैं। चलिए देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अतुल जी आता हूं। 8 करोड़ मिले और 650 करोड़ और मिल रहे। विधवा, दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए 116 करोड़ रुपए मिले, ऐसे 3800 करोड़ रुपए इसमें मिले। उज्ज्वला के अंतर्गत 73,16,000 सिलेंडर यानी 1625 करोड़ रुपए मिले। बीओसीडब्ल्यू और ईपीएफओ के अंतर्गत 1001 करोड़ रुपए मिले। एसडीआरएफ के अंतर्गत 1611 करोड़ मिले। हेल्थ के अंतर्गत 448 करोड़ रुपए मिले। ट्रेन्स के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपया खर्चा किया। कुल मिलाकर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अप्रैल और मई के टैक्सेस एडवांस में दिए जाएंगे और डिवोल्यूशन में महाराष्ट्र को चूंकि टैक्सेस कम आए हैं, 1148 करोड़ मिलने चाहिए थे, उसके जगह 5,648 करोड़ रुपया मिला, यानी 4,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने ज्यादा दिया, क्योंकि केंद्र ने निर्णय लिया कि भले ही टैक्स कम आया हो लेकिन जितना बजट एस्टिमेट है उतना ही टैक्स आया, ऐसा समझकर हम पैसा देंगे, और वो पैसा मिला। ये कुल मिलाकर हम देखें तो 19,000 करोड़ रुपया है। इसके साथ साथ जो किसान का माल खरीदा गया है उसमें कॉटन के लिए 5,647 करोड़ रुपया, धान के लिए यानी चावल के लिए, पैडी के लिए 2,311 करोड़ रुपया, तुअर के लिए 593 करोड़ रुपया, चना मक्का के लिए 125 करोड़ रुपया और बीबे के लिए 403 करोड़ रुपया, ऐसा 9,079 करोड़ रुपया। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस को हम सुन रहे थे। संजय गुप्ता जी, देखिए कुल मिलाकर बताने की कोशिश ये हो रही है कि केंद्र सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी थी वो निभाई गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो नहीं संभाल पा रहे हैं महाराष्ट्र को, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की ये हालत हो गई। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है देवेंद्र फडणवीस का। देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार अगर किसी भी तरह का कोई इंतजाम करती है, किसी भी तरह की सहायता करती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी ही, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ही उसको जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार खुद उसके अंदर सब कुछ कर देगी। अगर केंद्र सरकार ने 16 लाख मास्क दिए, अगर केंद्र सरकार ने कोई भी चीज ऐसी महाराष्ट्र सरकार के लिए दी,
तो महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए उसको जनता तक पहुंचाया है। तो देवेंद्र फडणवीस जी को हर चीज के अंदर आरोप सा लगता है। देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है कि अगर वो 16 लाख मास्क दिए गए तो क्या जनता में बांटे नहीं गए? अगर केंद्र सरकार ने कोई भी साधन दिया महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए तो महाराष्ट्र सरकार ने भी उसमें नहीं, तो संजय जी खामी कहां रही फिर ये बताइए ना। चलिए वो ऑपोजिशन वाले हैं तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बताइए खामी कहां रही? क्यों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए? क्या आप लोगों ने हालात को भांपने में देर कर दी क्या? नहीं, मैं अब आपको इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देता हूं बिना राजनीति किए कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा इस तरह से मामले क्यों आए। देखिए, सबसे पहला रीजन मरकज के अंदर जो दिल्ली के अंदर लोग इकट्ठा थे और दिल्ली से उन मरकज के लोगों को ये कहा गया आप जहां से आए थे वहीं चले जाइए। दिल्ली पुलिस ने अगर उस टाइम उन सबको वही मरकज में क्वारंटाइन कर दिया होता तो मेरे ख्याल से देश के अंदर जो ये कोरोना फैला है ये पूरे देश में नहीं फैलता। और दिल्ली पुलिस के आंकड़े के अनुसार सिर्फ 2000 लोग थे वहां पर और 1400 महाराष्ट्र में पहुंच गए। जबकि एक खबर यह भी है कि वहां पे 3 से 10,000 लोग थे। अगर मरकज के लोगों को वहां नहीं रोका तो ये केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। फिर दूसरा कारण, जैसे धारावी जैसी ऐसी कई झुग्गियां बस्तियां हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा सकती और उस वजह से भी थोड़ा सा मुंबई में ज्यादा फैल रहा है। तीसरा कारण इसका यह है कि जिस तरह से ट्रेनों के अंदर प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है, जिस तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कराई जा रही है, जिनको फॉर्म नहीं भरने आते उनको आप पहले डीएम के ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद फिर सीएम के ऑफिस भेजते हैं, सीएम के बाद फिर आप उनको रेलवे अधिकारियों के कंफर्म करते हैं। अरे भाई, किस लिए? एक हफ्ते के लिए खोल दीजिए ना सब कुछ। अगर आपने लॉकडाउन खोला ही है तो जाने दीजिए जिसको जहां जाना है, क्योंकि आज जो मजदूर वर्ग है वो अपने घर जाके जीना चाहता है, अपने घर जाके मरना चाहता है। ये जिनको फॉर्म नहीं भरना आता उनसे आप कहते हैं डीएम के ऑफिस है, ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके तब जाएं। अरे भाई, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना। और ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, मैं कह रहा हूं सारे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं मुमकिन हो पाया कि जो मजदूर जिस राज्य में काम कर रहा था वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा था उसको आप लोग सहज कर क्यों नहीं रख पाए? क्यों नहीं इतनी फैसिलिटीज दी गई कि जाने की नौबत ही नहीं आती? नहीं, आज देखिए अगर जाना चाहता है तो उसके मन में ये बात है कि मेरे को अपने घर में जाना है, मेरे को जीना अपने घर में है, मेरे को मरना अपने घर में है। बात इसलिए है ना क्योंकि परेशान है, उसके पास काम धंधा बचा नहीं है, पैसे बचे नहीं है, खाने को मोहताज है, तो क्या करेगा? आप उसके बाद बोलिएगा, आप मेरा जवाब लीजिए इसके विषय में। देखिए, अगर आज अगर कोई भी मजदूर भाई अगर जाना चाहता है अपने शहर में ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रखा, या वो पहले से वहां रहते नहीं थे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने तरीके से अपने सामर्थ्य से इंतजाम ना कर रही हो। अगर कोई लड़की 70-700 किलोमीटर चल करके बिहार पहुंच जाती है तो उसने बयान दिया कि उसको रास्ते में खाना मिला, रास्ते में पानी मिला, और सभी मजदूर ये भी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ा एहसान हो गया अगर रास्ते में किसी ने खाना दे दिया उस लड़की को। 1200 किलोमीटर साइकिल पर चलकर वो सफर आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये अच्छी बात नजर आ रही है कि रास्ते में किसी ने खाना दे दिया? ये होना चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज वो मजदूर जो अपने घर में जीना चाहता है, अपने घर में मरना चाहता है, कोरोना महामारी से डर करके वो जा रहा है अपने घर पे, ना कि किसी सरकार के प्रताड़ित करने पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो। ठीक है, हो गया गुप्ता जी। डॉक्टर रजनीश कपूर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी आज ये कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहां कोरोना के बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हट रहा है। ऐसे में सरकार का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो अब नजर आना चाहिए। आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, ये देश को बताना चाहिए। आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? अब अपन ये पहले बात कर चुके हैं, लॉकडाउन को परसिस्टेंट रखना और लॉन्ग टर्म लॉकडाउन में रहना कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है, तो उसको रिलैक्स तो करना पड़ेगा। बिकॉज वी आर हिट इकोनॉमिकली, इंडस्ट्री इज हिट, और सारा व्यापार उसके कारण चपेट में आ रहा है, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका जो रिलैक्स कर रहे हैं उसको भी एक प्रोटोकॉलाइज्ड मैनर में, एक स्ट्रिक्ट उसके अंदर रिलैक्स करना चाहिए। और दुनिया में अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है अभी दुनिया में ऐसा है, तो दुनिया में ऐसा नहीं है। यूएस में भी देखें, यूएस के केसेस की संख्या 20 लाख है, बट वो ऐसे लॉकडाउन में नहीं है। नहीं डॉक्टर कपूर, क्या हमें ये सोचकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 500 मरीज थे, आज की डेट में 1,45,000 मरीज हैं, तब लॉकडाउन लगाया गया, अब लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ये सोचकर हम चिंतित ना हो क्या कि इससे संक्रमण और बढ़ेगा? चिंतित होने की पूरी जरूरत है, और ये भी जरूरत है। मेडिकली हम लोग आपको बता रहे हैं भी, अभी
जून और जुलाई में और पीक आ सकता है और संक्रमित केसेस की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। सो यस, मैं ये कहूंगा भी इनिशियली जब लॉकडाउन शुरू हुआ 1-1.5 महीना गवर्नमेंट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट वाज ऑन द टोज टू क्रिएट दिस अवेयरनेस भी ऐसा नहीं ऐसा करना। अब वो सारी चीजें बीच बीच में सबसाइड होती नजर आ रही हैं, उनके एफर्ट्स की कमी है। सो हमें इन एफर्ट्स को अभी पूरा ऊपर उठा के रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, जो शॉपकीपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करे उसको पेनल्टी क्यों नहीं लगता, जो लोग अभी मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको पुलिस अब क्यों नहीं पूछ रही है। जब ठीक है डॉक्टर रजनीश कपूर, शुक्रिया आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन आप अहम बात कह रहे हैं कि जो नियम और शर्तें हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए, ये बहुत जरूरी है। लॉकडाउन खोलना जो है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय है, लॉकडाउन जब लगाया गया तो वो भी सही निर्णय था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए, अतुल जी हमारे साथ थे, महेश जी, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।